नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेश रथानी। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी सुनकर आपका दिल इनको सैल्यूट करने का करेगा। बट बिफोर आई टॉक अबाउट हिम, लेट मी टॉक टू यू अबाउट फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक्स। टू नेविगेट लाइफ वी नीड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडैप्ट and strength to deal with the challenges. At Flexi Strong Talks, we continue to bring to you stories and life lessons that are basically on very simple yet very powerful principles of flexibility and strength. A very noble initiative indeed by Shyam Steel. Time for me to introduce our guests for the evening. Like always, you can type your question in the Q&A box and we'll answer them all after the talk. There are many who succumb to the pressure of life, and yet there are few who bloom when life throws challenges at them. There are many who make challenges as their biggest excuse, and yet there are few who make challenges as an opportunity. Our speaker for the evening has survived, thrived, and helped large number of people to grow through difficult times. Our guest for the evening is Mr. Devendra Kumar. He is the founder of Ladli Foundation. He is a grassroots level social worker. He has been a change maker all his life. His 20 years of social contribution and innovative initiatives have helped large number of underprivileged children and women in slums by providing them health, education, and well-being. They have also been saved from social victimization and organized sex rackets. He was conferred with National Award by the Government of India. His foundation, Ladli Foundation Trust, was granted special consultative status by United Nations. He did not get a place to call his home for a long time. Yet today, he is the reason of many large number of families who are being happy because he and his foundation have provided home, dignity, and respect. So friends, please join me to welcome our very special guest, Shri Devendra Kumar ji. सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं धन्यवाद करता हूं श्याम स्टील का कि उन्होंने आपके सामने इंट्रोड्यूस होने का मौका दिया। जैसा मतलब मेरी जर्नी बहुत रोलर कोस्टर की तरह रही है और समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का जिसने इतनी ताकत दी, लेकिन एक एहसास ज़रूर कराया कि हाँ, मुझे किस चीज़ के लिए चुना गया है। शायद वो पता चलने के बाद मैं चलता चला गया और काम करता चला गया। 2 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था। दिल्ली के जो सबसे हाई क्राइम प्रोन एरिया है दक्षिणपुरी, जहाँ आज भी ऑटो वाले रात को जाने से घबराते हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ 1986 में। 1988 में मेरी सिस्टर का जन्म हुआ। जब वो 3 दिन की थी तभी मेरे माता पिता ने हम दोनों को छोड़ दिया और वहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई। 8 साल की उम्र में परिवार को पालने के लिए, जो मेरी लाडली बहन थी वो भी 6 साल की हो चुकी थी, उसको पालने के लिए दिल्ली में ही गुब्बारे बेचने की शुरुआत करी। गुब्बारे बेचने के दौरान बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। वो लड़के थे जिन्होंने पीटा मुझे, नशा करने वाले वो लड़के थे, उनके द्वारा पीटा गया। शायद जान बचाई, कैसे न कैसे करके वहाँ से बचा, लेकिन दोबारा गुब्बारे बेचने तो नहीं जा पाया, लेकिन एज ए चाइल्ड लेबर, एज ए बाल मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। संघर्ष करता रहा, सीखता रहा। बहुत चीज़ें थी सीखने को, लेकिन कुछ दर्द ऐसे थे, वो पिटाई वाले जो दर्द थे, माँ बाप ना होने के जो दर्द थे, वो सभी दर्द सीने में थे। उन दर्दों को लेकर के चल रहा था और चलते चलते 13 साल की उम्र में मैंने अपने सामाजिक कार्यों की शुरुआत करी, क्योंकि वो जो मंजर था जब मुझे पीटा गया था
वो मैं भूल नहीं पा रहा था। और 9 साल की उम्र से जो मैं बाल मजदूरी करता था वो एक केमिस्ट की दुकान पर काम सीखने का करता था, दवाइयों के बारे में जानकारी लेने का करता था। लाइफ आगे बढ़ती चली गई, कभी इस बात का पता नहीं चला कि मुझे क्या करने के लिए भेजा गया है। बट धीरे धीरे एहसास आने लगा, क्योंकि जब फील्ड पर उतरा और देखा कि सोसाइटी जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ वो सभी लोग बहुत गरीब हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही वहाँ पर गरीब था, क्योंकि जिस बस्ती में पैदा हुआ था वहाँ सभी के एक जैसे हालात थे। बहुत सारे दोस्त जो थे मेरे आसपास के, वे सभी लोग, कोई गुटखा खाता था, कोई नशा करता था, कोई दवाइयों का नशा करता था। तो मुझे भी बहुत ऑफर होते थे, लेकिन कोई एक ताकत थी पीछे जिसने उसमें नहीं जाने दिया मुझे। मेरी बुआ, जिनके पास मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए थे मुझे पालने के लिए, उन्होंने शादी नहीं की और समाज की बुराइयों तक को झेला, क्योंकि एक जवान लड़की जब शादी नहीं करती है किसी बस्ती में तो उसको किन नज़रों से देखा जाता है ये आप सभी हम लोग जानते हैं। उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा कि मुझे गलत आदतों में नहीं पड़ने दिया और मैं अपना काम सीखता रहा केमिस्ट शॉप पर। और 3 साल वहाँ काम सीखने के बाद मैंने एक डॉक्टर के यहाँ पर कंपाउंडर के रूप में काम करना शुरू किया, जहाँ पर मेरी पहली तनख्वाह 250 रुपये महीना आनी शुरू हुई। लेकिन जुनून कुछ अलग था। वो जो पिटाई हुई थी वो भूला नहीं था, और उस पिटाई के जो जख्म थे वो हमेशा याद रहते थे, रात को सोने नहीं देते थे। तो ख्याल आया कि जो दोस्त मेरे हैं ये लोग भी नशा करते हैं, तो क्यों ना इनके साथ मिलकर के इनको डाइवर्ट किया जाए। आज वो सोचता हूँ, क्योंकि डाइवर्ट वर्ड का जो मतलब है वो अब समझ में आया है, तब तो मतलब भी नहीं पता था। बट हाँ, कुछ पॉजिटिव लोग साथ थे जिन्होंने मदद की, और हमने शाम को लड़कों को लेकर के कबड्डी खेलना शुरू किया। वहीं जो स्लम में पार्क होते थे वहाँ पर मैं उन लड़कों को ले जाता था और हम कबड्डी खेला करते थे। और लगभग 2-3 घंटे कबड्डी खेलने के बाद वो लड़के इतना थक जाते थे कि उनका नशा करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। 30 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 300 लड़के हो गए। और पुलिस के पास जब ये बात पहुंची कि इस तरीके से कोई लड़के आपस में मिलकर के गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से इलाके में नशा भी कम हो रहा है और क्राइम भी नहीं हो रहा है, तो ये बात जब वहाँ एक SHO थे मिस्टर कुकरेती साहब, उन तक पहुँची, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे चाय पिलाई, मुझे अप्रिसिएशन दिया। तो एक एहसास हुआ कि सोसाइटी की, मैं जब एक SHO आपको बुला करके चाय पिला रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो सकता है। उन सभी दोस्तों के जो पेरेंट्स थे वो प्रेस करने लगे, अप्रिशिएट करने लगे कि नहीं, अगर आपको खेलने जाना है तो देवेंद्र के साथ जाओ वरना नहीं जाओगे। तो उस एप्रिसिएशन में जो पॉजिटिविटी दी, जिस लेवल पे आंतरिक रूप से डेवलप किया, वो सिर्फ एहसास में ही बयां किया जा सकता है। जोश आता रहा, और जोश भी था और उमंग भी थी, इसलिए 2003 में जो जर्नी शुरू करी वो 2006 तक थोड़ी मैच्योर हो गई थी, और 2006 में एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था जोश एक उमंग, और उसके बैनर पर मैंने हज़ारों लड़कों को इस कार्यक्रम से जोड़ा। दिल्ली में जितने मेला लगा करते थे, रामलीला और नवरात्र हुआ करते थे, वहाँ उन लोगों को वॉलंटियरिंग के लिए लगाना और उनके साथ काम कराना। केमिस्ट की दुकान के बाद जब डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरी करता था तो पैसे की ज़रूरत महसूस हुई, और बहुत ज़्यादा महसूस हुई, क्योंकि स्कूल भी दोपहर में जाता था, स्कूल की फ़ीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। 10वीं तक लगातार स्कूल गया। 10वीं के बाद 10वीं में नंबर थोड़े अच्छे आ गए थे, तो इस वजह से 11वीं में साइंस साइड मिली, और साइंस की बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो इसलिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी। दोबारा स्कूल नहीं जा पाया, आज तक भी नहीं जा पाया। तो स्कूल के बाद की क्या दुनिया होता है उसका एहसास मुझे आज भी नहीं है। बट हाँ, लोग क्या होते हैं, समाज क्या होता है और समाज आपके लिए क्या कर सकता है, उसका एहसास मुझे रोज़ होता था, क्योंकि मैं स्कूल के सुबह वाले और शाम वाले जो घंटे हुआ करते थे वो समाज के लिए बिताता था, समाज के साथ बिताता था। 2003 में मैंने जिन डॉक्टर साहब के पास मैं काम किया करता था उनसे मैंने निवेदन किया कि सर, मैं अगर आप मेरी कहीं नौकरी लगवा देंगे, ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अगर नौकरी मेरी लगवा देंगे, तो मुझे पैसे यहाँ पर सिर्फ 250 रुपये महीना मिलता है, तो मेरे को वहाँ 2,500-3 हज़ार रुपये आना शुरू हो जाएगा, तो कम से कम मैं घर पे भी मदद कर पाऊँगा। उन्होंने मेरी बात को माना और मुझे दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में वार्ड बॉय लगने के लिए भेज दिया। मैं वहाँ गया वार्ड बॉय लगने के लिए, तो सुपरवाइज़र ने मुझे नहीं रखा और मुझे वापस भेज दिया। शायद किस्मत यही चाहती थी।
और संघर्ष किया, थोड़े दिन और मेहनत करता रहा, वॉलंटियरिंग भी साथ साथ चलती रही, कबड्डी भी साथ साथ चलती रही और डॉक्टर साहब के यहाँ काम भी साथ साथ चलता रहा। 1.5-2 साल गुजरे, मैंने डॉक्टर साहब से फिर निवेदन किया कि सर अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिफारिश लग जाए, आप वहाँ पे रहें, अगर किसी को बोलने तो मुझे वहाँ नौकरी मिल जाएगी तो मेरा घर चल जाएगा। डॉक्टर साहब ने फिर मुझे वहाँ भेजा और मैं फिर वहाँ गया। जब सुपरवाइज़र जो कॉन्ट्रैक्ट का, ठेकेदारी का जो सुपरवाइज़र होता है, उसने फिर से मुझे इंटरव्यू लिया और कहता है कि भाई तुम सिफारिशी हो तो तुम्हें रखना तो पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं तुम। तो मैंने सर अगर मैं काम जानता होऊंगा तो आप मुझे रखिएगा, अगर काम नहीं जानता होऊंगा तो मुझे मत रखिएगा। तो इस बात से वो नाराज़ हो गए, थोड़ी उनको हर्ट हो गई कि भाई नौकरी के लिए आया है और जवान चला रहा है। तो उन्होंने मुझे फिर भगा दिया और मुझे फिर नहीं रखा, शायद किस्मत यही चाहती थी। तो मैं एक ब्यूटी कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज ए सेल्स बॉय, एक कंपनी एक इंटरनेशनल ब्रांड को ओन करती थी, वहाँ पर परफ्यूमरी काउंटर पर सेल्स बॉय लग गया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मेरे को पैसे आने शुरू हुए, उस पैसे से घर में देना शुरू किया। उसके बाद समाज का जो कंट्रीब्यूशन था वो नज़र आने लगा। हमारी जो टीम थी कबड्डी की वो भी बढ़ने लगी। तो जो मेरे पास वर्किंग आवर्स थे कि मैं इवनिंग आवर्स में ड्यूटी किया करता था और मॉर्निंग आवर्स में लड़कों को लेकर के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखता था या उनको वॉलंटियरिंग कराता था। तो अपनी वॉलंटियरिंग के अकॉर्डिंग मैं अपनी ड्यूटी जॉब अपने सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट करता था कि सर आजकल ये फंक्शंस हमारे चल रहे हैं, ये इवेंट हमें करने होते हैं, फील्ड पे जाकर के सेवा करनी होती है, तो मुझे थोड़ी सी मौका दे दीजिए। तो जो सुपरवाइजर्स मेरे हुआ करते थे वो इतने कोऑपरेटिव थे कि मेरे को हमेशा उस चीज़ के लिए टाइम दे दिया करते थे। और कहानी आगे बढ़ती गई। परफ्यूमरी में काम करते करते और सोसाइटी के लिए काम करते करते 2005 में मैंने आरटीआई पे काम करना शुरू किया। और जो देश में ज़बरदस्ती गरीबों को गैस चूल्हा कनेक्शन के साथ दिया जाता था और 21 दिन से पहले जो गैस की बुकिंग नहीं की जाती थी, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में आरटीआई लगा करके पूरे देश के सामने ये ला पाया कि वो गलत कर रहे थे, डीलर्स गलत कर रहे थे। कई डीलर्स पे कार्रवाई हुई उसमें और देश का बहुत प्यार मिला। कई मीडिया चैनल्स ने कवर किया, तो वहाँ से लगा कि शायद तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, क्योंकि अगर तुम गलत कर रहे होते तो लोग तुम्हें शाबाशी नहीं देते। तो कहानी आगे बढ़ी और 2006 में शू लॉन्ड्री नाम से एक कंसेप्ट लेकर के आया, जिसमें डिज़ाइनर शूज़ की लॉन्ड्री का सेटअप लगाया। इसलिए कि क्योंकि आगे बढ़ना था, खाली नौकरी के सहारे नहीं रहना था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनको और रोज़गार देना चाहता था। बहुत से ऐसे लड़के थे जो सिर्फ इसलिए नशा करते थे साथ क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं था, उनके घर वाले बहुत गरीब थे, तो वो लोगों से पैसे छीनते थे और आधे पैसे घर में देते थे और आधे पैसे से नशा करते थे। इन हालातों को बहुत करीब से देखा, लेकिन कुछ चीज़ें मंजर चल रहे थे। बत्रा हॉस्पिटल से जो भगाया गया था वो भी मंजर मेरी आंखों के सामने ही चलता था, क्योंकि जब जब ठोकरें खाई हैं, जब जब दर्द हुआ, वो दर्द कहीं ना कहीं इकट्ठे होते चले गए। और वो शायद दर्द मेरे हार्ड डिस्क में नहीं इकट्ठे हो रहे थे, वो नेचर की हार्ड डिस्क में इकट्ठे हो रहे थे। 2009 में एक बड़ा परिवर्तन आया मेरे जीवन में। जो वो एसएचओ जो मुझे बहुत प्यार किया करते थे, वो एक मंदिर के एरिया के एसएचओ लगे हुए थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जेब कतरा, पिक पॉकेटिंग बहुत हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम्हारे पास बहुत लड़के हैं, तुम सेवा भी अच्छी करते हो, वॉलंटियरिंग करते हो, तो तुम मंदिर में शाम को आकर के सेवा करो और यहाँ पर देखो कौन लोग जो आने वाले डिवोटी हैं उनको परेशान करते हैं, उनकी जेब कतरी करते हैं। तो हम लोग अपनी टीम लेकर के वहाँ पहुँचे और वहाँ पर हमने सेवा करनी शुरू करी। नवरात्रों में जब सेवा करी हमने वहाँ पर, तो ऊपर वाले की कृपा थी कि रिजल्ट बहुत अच्छे आए और वहाँ पर पिक पॉकेटिंग बंद हो गई और हमने कई ऐसे लड़कों को पकड़ा जो उस क्राइम में इन्वॉल्व थे, लोगों का सामान भी वापस दिलाया। तो खबर पहुँची उस छतरपुर मंदिर के चेयरमैन साहब के पास, जिनका नाम था श्री ए एल बत्रा जी। और किस्मत यहाँ टर्न लेती है कि वही जो बत्रा साहब थे वो उस बत्रा हॉस्पिटल के भी ओनर थे। तो उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने फिर मुझे चाय पिला करके मुझे मंदिर से ही कुर्ता पजामा और बहुत सारे गिफ्ट दिए सब बच्चों में बांटने के लिए। बहुत खुश होकर मैं चला गया कि मुझे आज अप्रिसिएशन मिला और इतने बड़े व्यक्ति ने अप्रिसिएशन दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर कॉल आता है बत्रा साहब का कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तो क्या बत्रा हॉस्पिटल में तुम काम करोगे? तो मैं तो वही बत्रा हॉस्पिटल था जहाँ से एक बार भगा दिया गया था। तो मैंने पूछा उनसे, सर क्या काम बताइए, मैं जो भी आप बोलेंगे करूँगा। कि नहीं, मैं मेरा जो ठेकेदार है जो यहाँ पर मैन पावर देता है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ, वो आए दिन स्ट्राइक कराता रहता है,
तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी बनवा देता हूँ, तुम्हें मदद करता हूँ, तुम वो पूरा ठेका चला लो। तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि एक लड़का जो 4, 4.5, 5 हज़ार रुपये महीना कमाता है और उसको वो बिज़नेस ऑफर किया जा रहा है जो लगभग 4-5 लाख रुपये महीना देता है। फिर एक पीछे से धक्का लगता है और ईश्वर कहता है हाँ बोल, तो मेरे मुंह से हाँ निकल जाता है कि इस तरह मैं कर लूँगा। 2-3 महीने के अंदर सारे प्रोसेस पूरे होते हैं, हॉस्पिटल की तरफ से कोर्ट में लड़ाई भी चलती है और हॉस्पिटल जीत जाता है और हॉस्पिटल के फेवर में डिसीजन आता है और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठा करके मुझे दे दिया जाता है। रातों रात मेरी ज़िंदगी बदल जाती है और वही सुपरवाइज़र जिसने मुझे भगाया था वो अपने 326 लड़कों को लेकर के उस हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है और मैं 326 लड़कों को लेकर के उस हॉस्पिटल के अंदर घुस रहा होता हूँ, एक वार्ड बॉय के रूप में नहीं, एक मालिक के रूप में। तब जाके पता चला कि हाँ ईश्वर होता है और ईश्वर ने ये दिखाया कि हाँ तुम्हें चुना गया है। अब किस लिए चुना गया है ये बाकी था। फिर एक और दौर आता है, इनकम ठीक हो गई, फाइनेंशियल परेशानियां ख़त्म हो गई, लेकिन फिर एक दौर आता है कि जब वो जो मेरी नन्ही लाडली थी जिसको मेरे माँ बाप मेरे पास छोड़ के गए थे, उसकी मुझे शादी करनी थी, क्योंकि मैं अभी भी वही स्लम में रहा था। तो उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं तो हर जगह से डिमांड शुरू हो जाती है कि शादी में क्या दोगे, कितने लोगों का नाश्ता कितना का खाना करोगे, कितना बड़ा टेंट लगाओगे। नया नया बिजनेस मेरे को था तो थोड़ा बहुत तो मैं इतना अफोर्ड कर सकता था कि उसकी शादी अच्छे से कर सकता था, लेकिन डिमांड पूरी नहीं कर सकता था। तो कई दहेज के लालची परिवारों से संघर्ष किया और ना करता रहा कि नहीं करनी उसकी शादी, जो दहेज मांगेंगे नहीं करनी। फिर बड़ी मुश्किल से एक अच्छा परिवार मिला और वहाँ उसकी शादी की। लेकिन उसके बाद जो सामाजिक जो जर्नी है मेरी, उसमें थोड़ा सा बदलाव आया कि जो मैं लड़कों को नशे से दूर रखने के लिए काम करता था, अब मैं उन बच्चियों के लिए भी काम करना चाहता था जो सिर्फ पैसे के अभाव में अनमैरिड रह जाती थी और बहुत से ट्रैफिकिंग ग्रुप उन लड़कियों को टारगेट करते थे, फ्री में शादी का लालच दे करके, उनके माँ बाप को झूठ बता करके, उनको फुसला करके उन लड़कियों से शादी करके और उनको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया करते थे। इस बारे में रिसर्च करना शुरू किया। वो जो मेरी टीम थी वॉलंटियर्स की, उसमें कुछ लोग धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ते चले गए थे, कुछ अच्छे पढ़ गए थे, कुछ नहीं पढ़े थे, लेकिन सब लोग साथ थे। समाज के आगे गए, कुछ मेरे ऐसे मित्र बने जो कभी मेरे शू लॉन्ड्री में क्लाइंट हुआ करते थे, इनमें से उनका एक का नाम है मिस्टर अमर सरीन। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि देवेंद्र, हम कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो तुम क्योंकि लगे रहते हो ग्राउंड पे, तो बताओ मैं तुम्हें चेक देता हूँ, तुम कुछ ऐसा काम कर दो जो अच्छा हो सोसाइटी के लिए। तो मैंने बोला सर हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो सरकार नहीं करती है। तो उन्होंने बोला ऐसा कौन सा काम है जो सरकार नहीं करती है। मैंने सर गरीब लड़कियों की शादी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है भारत सरकार की, आज तक भी नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं। तो उन्हें सर उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि लड़कियों को टैप कर लिया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने मुझे सहयोग दिया और उन्होंने बोला कि आप संस्था बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। उनके प्रयासों से, उनकी प्रेरणा से, उनके मोटिवेशन से मैं फील्ड पे उतरा वापस और मैंने ऐसी लड़कियों को ढूंढना शुरू किया जिनके माँ बाप उनकी बच्चियों के लिए रिश्ता तो कर चुके हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और बाकी उनको टारगेट ना हो जाए, तो उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया। वो जो लड़के चुने गए थे उनको वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद हमने उनकी शादी का पूरा सामाजिक कंट्रीब्यूशन से खर्चा उठा करके पहली बार 44 लड़कियों की शादी का कार्यक्रम किया, जहाँ से लाडली फाउंडेशन की स्थापना हुई। लाडली फाउंडेशन बड़ी होती चली गई, हम हर साल ये कार्यक्रम करने लग गए। 2015 में हमने एक इंस्टीट्यूट खोला। मैं उस स्लम से निकल करके एक अच्छी लोकेलिटी पे रहना शुरू हो गया था, दक्षिणपुरी से निकल करके ग्रेटर कैलाश में रहना शुरू हो गया था। तो दक्षिणपुरी वाला जो घर था वो पैतृक घर था, तो वहाँ एक कंप्यूटर सेंटर खोल दिया और वहाँ पर बच्चियाँ आने लगीं और फ्री कंप्यूटर और इंग्लिश ट्रेनिंग सीखने लगीं। वो भी सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन से, बिना किसी से दान लिए हम लोगों ने शुरू किया। किसी ने कंप्यूटर दिया, किसी ने किताबें दी, किसी ने कुर्सियाँ दी। इस पैटर्न पे हमने उसको चलाया और 16,000 बच्चियों को हमने वोकेशनल ट्रेनिंग दी। संघर्ष आगे बढ़ा। इस बात के लिए एक और बड़ा एप्रिसिएशन मिला जब भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भारत सरकार द्वारा वो अवार्ड मुझे दिया गया। और 2017 में जर्नी टर्नआउट लेती है जब देश के गृह मंत्री मेरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं जिसका नाम था रन फॉर लाडली। वहाँ 25,000 मेल पॉपुलेशन
इकट्ठा होती है उस मैराथन में और जेंडर इक्वलिटी के लिए प्लेज करती है, महिलाओं के साथ अपराध ना करने के लिए प्लेज करती है। और जिस दिल्ली पुलिस ने मेरा 2003 में हाथ थामा था, वो दिल्ली पुलिस इस कार्यक्रम के सहारे मुझे गोद में उठा लेती है। उसके बाद लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। बहुत सारी कॉर्पोरेट, बहुत सारी CSR कंपनियाँ मुझे बुलाती हैं और कहती हैं कि आप काम करिए, हम आपको CSR देंगे, हम आपको ग्रांट देंगे। सिलसिला बढ़ता गया, हमने बहुत सारे कार्यक्रम लाडली में शुरू किए। हम 3 लाख से अधिक महिलाओं को मेडिकली डायग्नोज कर पाए। उसके बाद हम कंटिन्यू ग्राउंड पर काम करते रहे। जो हमारा कार्यक्रम नशे वाला था वो भी चलता रहा। एक कार्यक्रम में हमारे मैरी कॉम मैम भी, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है, वो भी शामिल हुई। उसमें हमने 2800 लड़कों को सिर्फ कबड्डी खिला करके नशा छुड़ाया बिना किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के। सक्सेस आगे चलती गई। हमने देश के 48 जिलों में कन्या पूजन के नाम से लोगों को मोटिवेट किया कि आपके घरों में जो बच्चियाँ कन्या पूजन के दिन आती हैं, जिनको आप 5 रुपये दे करके भेज देते हो, उनको सिर्फ 5 रुपये ना दो, उनको 6 महीने का एजुकेशन का सामान दे करके भेजिए, उनको 6 महीने का हेल्थ का सामान दीजिए और उनसे प्रॉमिस करिए कि अगले 6 महीने बाद वही बच्चियाँ आपके घर वापस आएंगे। ये आवाज़ यूनाइटेड नेशन तक पहुँच गई। मुझे 2019 में यूनाइटेड नेशन बुलाया गया। एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे कामों को समझा और मुझे यूनाइटेड नेशन में कुछ अप्लाई करने के लिए कहा। 2020 में पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से मेल आता है कि लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट को स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस का दर्जा दिया गया है, जो पूरे विश्व में बहुत ही कम संस्थाओं को मिला है। और वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी किस तरीके से एक चमत्कार के रूप में होती चली गई, ये शायद आज तक भी नहीं समझ पाए हम। कोविड के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के बहुत काम करने का मौका मिला, मज़दूरों के परिवारों तक राशन पहुंचाने का मौका मिला। लेकिन फिर वहाँ पर एक नई चीज़ आती है कि मज़दूरों को तो हम राशन दे रहे हैं, लेकिन मज़दूरों के उन बच्चों का क्या जो नए पैदा हुए हैं। तो उन बच्चों के लिए दूध की सप्लाई शुरू करी। फिर ये बात मीडिया तक जाती है और फिर कई सारी संस्थाएं जुड़ जाती हैं और मदद करने के लिए आ जाती हैं। लेकिन बिना दान लिए किस तरीके से आप समाज सेवा कर सकते हैं, वो सीखने को मिला। क्योंकि समाज सेवा करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, पैशन जरूरी है। समाज सेवा करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप दान लेंगे तो ही आप किसी का भला कर पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो उसको शेयर करके भी आप भला कर सकते हैं। हमने इस तरीके से एक वॉलंटियरिंग नेटवर्क तैयार किया और आज हम लोग ग्राउंड पर सोसाइटी के ही सपोर्ट से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कर पा रहे हैं। तो ये थी मेरी जर्नी आज के इस कार्यक्रम में, फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक्स में, जो कि श्याम स्टील का एक इनिशिएटिव है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने मुझे मौका दिया। बट कुछ भी अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार। दोस्तों, अभी आपने सुनी देवेंद्र जी की कहानी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, और यहाँ आपकी जर्नी जो शुरुआती परेशानी से हुई, तो आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे एक गीत याद आ रहा है, और जो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, आपका गम जो मैंने सुना, अपना गम मैं भूल गया। सो देवेंद्र जी, फिर से एक बार आपका स्वागत है एंड सवालों का सिलसिला शुरू करके मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी हम इंसानों की ज़िंदगी में थोड़ी भी कठिनाइयाँ आती है, हम उसका सहारा लेके पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जब पहली बार कठिनाई आई, जब आप गुब्बारे बेच रहे थे और आपको बुरी तरह से पीटा गया, तो आपने ऑब्वियसली उसका दुख तो हुआ होगा, 8 साल के थे आप, लेकिन आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि क्यों ना मैं इन सब बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी करूं। तो मतलब 8 साल की उम्र में ये ऐसी वाली सोच कहाँ से, मतलब क्या इंस्पिरेशन दी आपकी? सर, जब पिट करके घर पहुंचा
तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पीटा था, तो बुआ को रोते हुए देखा, और रोते हुए देखा तो उनके जो आंसू थे वो सिर्फ ये नहीं थे कि वो दुखी हैं, वो बहुत परेशान भी थी कि इसका होगा क्या आगे, घर भी कैसे चलेगा, ये ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ पाएगा। वो चीज़ मुझे भी इफेक्ट की। और जो आपने गाना गाया सर कि गम, तो शायद जो गम मिले मुझे, वो गम नहीं थे, वो मेरे लिए ऊर्जा थी, क्योंकि हर एक इंसिडेंट के बाद मैं जब जब गिरा हूँ शायद दुगनी रफ्तार से निखरा हूँ। तो वो जब जब मैं गिरता था तो कोई तो एक ताकत थी सर पीछे जो बार बार एहसास कराती थी, नहीं उठ, तू चल, हम तेरे साथ हैं। तो वो एक नेचुरल कुछ पावर्स थी सर, कुछ सिनर्जीज थी, शायद आप लोगों की दुआएं थी लोगों की जो आगे लेती चलती गई। आई गेस आपकी नीयत बहुत नेक थी, तो शायद यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो ऊर्जा आपको देते रहा। तो चलिए सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सो सिमरन जी पूछ रहे हैं कि उनके पड़ोस में 2 बहनें रहती हैं और दोनों सिंगल है, उनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है, और वो जो है उनके बच्चे भी हैं, अभी वो आंगनवाड़ी में हैं, पर फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल है, कोई भरोसा नहीं क्या करें, वो चाहिए, क्या कर सकते हैं हम? ऐसे महिलाओं के लिए अगर जैसा आपने बताया तो कुछ स्टेट में सिंगल वुमेन के लिए पेंशन प्लान्स होते हैं, वो उसमें भी अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं। दूसरा, कुछ स्टेप के प्रोग्राम होते हैं भारत सरकार के, वो उसमें भी रजिस्टर करती हैं, जहाँ से उनको सहयोग मिलता है। भारत सरकार की कई स्कीमें हैं जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके हमें फाइनेंशियल मदद दी जाती है, वो उसका भी सहारा लेकर के कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से ट्रेन होकर के छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकती है। इस पर हम लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव शुरू किए हैं। इस बारे में जब वो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगी तो डेफिनेटली उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उनके लिए लाभकारी है। बिल्कुल। तो सिमरन जी, आपने सुना देवेंद्र जी का जवाब, और आप इनके फाउंडेशन के पेज पे भी जा सकते हैं और इनको लिख भी सकते हैं वहाँ पे, और आई एम श्योर इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको रीच आउट करेगी। और जैसा इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसे फाउंडेशन है, ग्रुप्स है, गवर्नमेंट के सेल्फ हेल्प है, जहाँ पे इन महिलाओं के बारे में कुछ किया जा सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने पड़ोस में रह रही 2 महिलाओं के बारे में ऐसे सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फनी राजी का सवाल है कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कमबैक क्या था? सर कमबैक जो था वो वही धक्का था सर, जो पीछे से नेचर देती थी, क्योंकि वो ताकत कहाँ से अंदर से आती थी कि नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें बैठ जाना नहीं है, तुम बैठने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तो वो कोई तो था जो प्रोवोक करता था, वो भले ही कोई फिजिकल नहीं था, लेकिन जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि आपको ऐसे सपने देखने चाहिए जो आपको सोने ना दे। तो वो जो पिटाई हुई थी, उन पिटाइयों से कुछ ऐसे सपने देख लिए थे कि नहीं मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जिन लड़कों ने मुझे मारा है कम से कम ये नशा ना करें, या ये भी फीलिंग थी कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि इन लोगों को पता चले कि इन्होंने किसको मारा है। क्योंकि बच्चा था सर, कुछ भी सोच सकता था, तो ऐसे भी ख्याल थे। लेकिन जब बड़ा होता गया तो ख्याल बदलते चले गए, और वो ख्याल सकारात्मक रूप से बदलते चले गए। वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी सर। चलिए, बहुत अच्छा। और हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे आदमी कुछ कर जाता है, और जो मैंने आपकी कहानी पढ़ी है, आपसे सुनी है, आपके सिस्टर की वेडिंग के टाइम में शायद आपने बहुत परेशानियां झेली डाउरी को लेके, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आई थिंक आपका फ्यूज पॉजिटिवली उड़ा, और आपने जो है वहाँ से शुरुआत हुई एक लाडली फाउंडेशन की कि आज जो मेरी बहन के साथ वो हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। सो तब भी आप बहुत यंग थे, तो मतलब अभी भी आप बहुत यंग हैं, बट वो मतलब क्या इंस्पायर हुआ है? ऑब्वियसली एक सिस्टर की शादी थी, बट इसके अलावा और कुछ चल रहा था अंदर? सर उस वक्त तो वो गुजर गया था कि सिस्टर की शादी कर दी हमने, लेकिन जब मेरे जो दोस्त थे जो बचपन से मेरे साथ बड़े हुए थे, उनकी भी बहनें थी, तो जो परेशानी मुझे हो रही थी उनमें से कई लोगों को हुई। और जब उनके बारे में जाना तो शायद जो कहते हैं ना कि आपने अभी कहा कि अपना आपका दर्द जाना तो अपना दर्द भूल गया, तो जब उनकी परेशानियां देखी तो मैं अपना भूल गया कि अरे मेरा तो कुछ भी नहीं है। ऐसी बहुत सी बच्चियां हमने पाई जिनको कि प्लान वे में सेक्स रैकेट्स सेक्स प्रोफेशन में धकेल देते थे, उनको मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में लेके चले जाते थे, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की जो है सोमवार का व्रत रखती थी। मंदिर के बाहर से उसको टारगेट किया जाता था कि सोमवार का व्रत रख रही है तो इसका मतलब जरूर है कि लड़का देख रही है। उसकी मम्मी को जाकर के मिलना और उसकी मम्मी को लालच देना कि जी लड़का दहेज नहीं लेगा, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी ज़मीन है। इस तरीके से प्लान वे में वो लड़कियों को टारगेट करते थे। जब वो देखा सर तो वो मंजर बहुत भयानक लगा, शायद इसीलिए ये प्लान किया गया। हम लोगों ने सब जितने भी हम लोग रुके थे तो मेरे ख्याल आया कि ऐसे लड़कों का कम से कम पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और ऐसी बच्चियों को, ऐसे परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए ताकि ये किसी लालच में ना फंसे।
राइट, बिल्कुल सही। और हम सब बहुत आभारी हैं आपके और लाडली फाउंडेशन के कि आपने एक ऐसा कदम उठाया और जो आज लाखों बच्चों और महिलाओं की ज़िंदगी में आपने कहीं ना कहीं एक उजाला लाया अपनी ऊर्जा से, अपने काम से। तो आगे बढ़ते हैं। अदिति जी पूछ रही हैं कि लाडली फाउंडेशन की कोई एक स्पेसिफिक पॉलिसी है जो प्रोटेक्शन ऑफ होमलेस गर्ल्स जो मोलेस्टेड हैं, एक्सप्लॉयटेड हैं, समाज उनको शोषित कर रहा है, कोई ऐसी पॉलिसी कुछ कर सकते हैं? सर, हमने इसमें बहुत रिसर्च की और बहुत काम करने की कोशिश करी। मैं मैम को बताना चाहूँगा कि हम तो एक संस्था है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सरकार के पास भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो इन इश्यूज़ को केटर कर सके, क्योंकि बहुत सारे असाइलम्स की ज़रूरत है, बहुत सारे रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, और समाज इस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी हम लोगों का फोकस जो है वो जो स्लम में रहने वाली महिलाएं हैं, प्राइमरली उनको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना। क्योंकि जब हम देखते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इनइक्वालिटी हो रही है, उसमें सबसे मेजर कंसर्न आता है कि उसको जिंदा रखा जाए। तो उसको जिंदा कैसे रखा जाए? वो महीने के 5 दिन ऐसी परेशानियों से गुजरती है, ऐसी गंभीर बीमारियों के खतरे से जूझती है जो शायद एक आदमी नहीं जूझता है। तो हमने अभी फोकस बनाया है कि हम बच्चियों को, महिलाओं को ऐसे संवेदनशील विषयों पर एजुकेट करेंगे, उनका मेडिकल डायग्नोज करेंगे। अगर उनको गंभीर बीमारियां हैं तो उनको नियरेस्ट सरकारी हॉस्पिटल से अटैच करा करके उनका इलाज कराएंगे, उनको बच्चियों को पढ़ाएंगे। इस पर हम लोगों ने सर ज़्यादा फोकस किया है। और ऐसे जब हमारे पास केसेस आते हैं, जैसा मैम ने कहा, तो ऐसे केसेस के लिए हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का सहारा लेते हैं और वहाँ फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत उम्दा। और मेरा ये मानना है कि देखिए, फाउंडेशन ये तो पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले जो उनके आसपास लोग हैं, सोसाइटी के, आई थिंक नेबर्स हो या सोसाइटी हो, आई थिंक ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको इग्नोर ना करे। दे आर नॉट अनटचेबल्स एक्चुअली, बिकॉज द फर्स्ट हेल्प जो आता है ना, वो अगले दरवाजे से ही आता है। अगर पहली मुसीबत भी अगले दरवाजे से आती है तो पहला हेल्प भी अगले दरवाजे से आता है। तो मेरा ये सभी व्यूअर्स से ये गुजारिश होगी कि कभी भी अगर ऐसा कुछ आपके आसपास होता है, ऑब्वियसली रीच आउट टू द अथॉरिटीज़, बट आप जरूर उनको हेल्प करें अपने तरीके से, जो भी आप कर पाएँ। देवेंद्र जी, मदन खेमका जी का एक सवाल है कि मैं कैलकाटा से हूँ, वो कैलकाटा से हैं मदन खेमका जी, वो ज्वाइन करना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लाडली फाउंडेशन। किस तरह से वो इसको? सर देखिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम लोग दान नहीं लेते हैं सर, हम डोनेशंस नहीं लेते। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि वी इनकरेज पीपल टू कंट्रीब्यूट थ्रू देयर एफर्ट्स रेदर देन डोनेटिंग मनी टू अस। तो अगर आप वाकई में सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और लाडली के साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए। हम कोई भी एक एक्टिविटी आपको ऐसी बताएंगे जो आप अपने नियर बाय में, आपको दिल्ली आने की या हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में गरीब लोग और ज़रूरतमंद लोग आपके नियर बाय हैं, सिर्फ आपको ढूंढना है। तो वी वांट टू इनकरेज वॉलंटियरिंग। तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको एक्टिविटी बताएंगे। आपका जो भी बजट होंगे, आप उनको अपने हाथ से उनके बीच में जाकर के उस एक्टिविटी को जब करेंगे तो आप ह्यूमैनिटी को एक्सपीरियंस करेंगे। आप देखिएगा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई होगा, और समाज के लिए जब आप कुछ करेंगे ना, तो उसकी रिटर्न किस लेवल पर मल्टीप्लाई होकर के आती है, ये शायद मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिया है इसको। तो आप अपने नियर बाय में अगर कोई भी काम करेंगे, आपके मेड हुए, आपके लोकल कम्युनिटी के ड्राइवर्स हुए, सिक्योरिटी गार्ड हुए, सब गरीब लोग हैं। इनके बहुत मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इनके बहुत सारे लाइवलीहुड इश्यूज़ होते हैं जिनको कोई रिजॉल्व नहीं करना चाहता है, और ये सब लोग परेशान हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। तो नियर बाय में जो स्लम है आपके, अगर वहाँ बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर लेंगे, उनको उन बच्चों को इनकरेज करके अगर स्कूल एडमिशन का भी काम कर लेंगे, या जो स्लम में रहने वाली महिलाएं हैं वो जब आपके घरों में आकर के काम करती हैं, तो जो प्रिविलेज सेक्शन की महिलाएं अगर उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर भी एजुकेट कर देंगी, तो आप देखिएगा उनकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी, बहुत सारी बीमारियों से वो बच जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि वो जिन गंभीर बीमारियों से जूझती हैं, उनमें से कई ट्रांसफरेबल डिजीज़ भी होती हैं, तो वो ट्रांसफरेबल डिजीज़ आपके घर में आने से भी बच जाएंगी। तो आपको ग्राउंड पर अगर काम करना है तो अपने घर से शुरुआत करिए। आपके नियर बाय में जो भी एक व्यक्ति, ज़रूरी नहीं है कि आपको 50 पेड़ लगाने हैं, आप 5 पेड़ लगाइए, लेकिन वो 5 पेड़ों को बड़ा कीजिए। तो 5 बेनिफिशियरी चुन लीजिए और उनसे शुरू करिए, आप देखिएगा आप अपने आप बड़े होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही, जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों कि मोहल्ला बदलो, अपने आप धीरे धीरे चीज़ें बदलती जाएंगी। और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि 5 पेड़ों, अगर जरूरी नहीं कि आप 100 पेड़ लगाए, अगर 5 भी लगाए लेकिन उनको बड़ा करें ना, तो मुझे लगता है उससे बदलाव आ सकता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी, कि हम दान दे के छुप जाते हैं, या आजकल बहुत सारी चीज़ें हमसे सोशल मीडिया के लिए करते हैं। आई थिंक रियल जो काम करना है ना, आप जो भी चीज़ को लेंगे
उसमें फिर उसको पूरा कंट्रीब्यूट कीजिए जब तक कि वो इशू सॉल्व ना हो जाए या जिसको आप मदद कर रहे हैं उसको मदद ना मिल जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद आदिल जी पूछ रहे हैं कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू इन फ्यूचर? सर इंस्पिरेशन की तो ऐसी बात है कि जब ज़्यादा पढ़ा ही नहीं तो इंस्पिरेशन किताबों में तो सर ढूंढ नहीं पाया। बट हाँ, कुछ जो ऐसे लोग थे जिनके लिए मैं कुछ कर पाया, शायद वो लोग मेरी इंस्पिरेशन हुए। क्योंकि अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता और अगर समाज में ऐसे लोग नहीं होते तो शायद मैं सोचता भी नहीं इस तरफ। तो और जो आगे जो मेरे प्लान हैं सर, वो प्लान ये है कि इस हिंदुस्तान में पॉलिसी रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हैं लेकिन लोगों तक पहुंची नहीं हैं। कुछ हैं जिनमें बहुत गंभीर बदलाव की ज़रूरत है जो कि जनता के हिसाब से नहीं है। तो ज़रूर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज़ को ले जाना चाहूँगा जो मेरा पिछले 10 सालों का महिला विषयों पर जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव में बहुत सारे सोशल इनोवेशंस हमने डेवलप किए हैं। शायद वो अगर कई सरकारें अगर मान लें या अगर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो पॉलिसी रिफॉर्म्स करना सर, मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगा और वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा स्वार्थी होना चाहता हूँ अभी। आई एम श्योर कि लाखों महिलाओं बच्चों ने जिनके ज़िंदगी में आपने बदलाव लाया है, एक पॉजिटिव चेंज लाया है, वो आज बहुत खुश होंगे। अच्छा वो आपने किताबों में दिमाग नहीं लगाया, पता नहीं शायद कुछ आप और कर बैठते। और उन महिलाओं और उन बच्चों का क्या होता? सर मैं कभी कभी, आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं सोचता हूँ कभी आता है ख्याल कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ गया होता या मुझे पढ़ाई अगर किसी अच्छे स्कूल में मिल गई होती तो शायद मैं नौकरी ही कर रहा होता। तो लेकिन ईश्वर ने मुझे कुछ अलग चीज़ के लिए चुना था, इसलिए शायद उसने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। जाने तो बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षा जी ये पूछना चाहते हैं कि सर क्या कभी आपको लगा कि आप अकेले हैं और अकेलेपन से आप कैसे लड़े? वर्षा जी, मैंने इस पर एक कोट लिखा है, जब भी मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ तो मैं एक ही बात कहता हूँ, जो काफ़ी अकेला होता है वो अकेला काफ़ी होता है। अरे क्या बात है! आई थिंक आपने एक लाइन में आपने बहुत बड़ी बात कह दी। जो अकेला होता है वो काफ़ी अकेला होता है वो अकेला काफ़ी होता है। वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अभिषेक मुखर्जी पूछ रहे कि प्लीज़ सर, आई एम इन ट्रबल ड्यूरिंग लॉकडाउन, मुझे एक जॉब चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, कैसे, कहाँ ढूंढूं मैं? अभिषेक जी, आप अपने आप से बात करिए। आप मदद मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि आप मदद क्यों मांग रहे हैं। आप अपने आप को इतना एम्पावर करिए, इतना स्किल्ड करिए कि लोग आपको बोलेंगे अभिषेक आपके जैसा काम कोई नहीं करता है, हमें तो आप ही चाहिए। तो जब लोग आपको ढूंढने आएंगे, आई ऑलवेज से कि नॉट ओनली पीपल आर वेटिंग फॉर राइट अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो वेटिंग फॉर राइट पीपल। सो अगर आपके अंदर स्किल्ड है, खाली सिर्फ ये कह देना कि जी मैं तो कोविड सर्वाइवर हूँ, नो, डोंट बी सर्वाइवर, बी वॉरियर। क्योंकि जब तक आपके अंदर विनिंग वाली स्पिरिट नहीं आएगी, इफ़ यू कांट बी अ वॉरियर, तो आप दुख में ही रहेंगे। आप सिर्फ सर्वाइव के सहारे रहेंगे, मुझे तो सर्वाइवल चाहिए, तो सर्वाइवल से बाहर आएंगे। जैसे ही आप सर्वाइवल से बाहर आएंगे आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। सो दोस्तों, जैसा आपने सुना, बहुत ज़रूरी है ये। और ये देवेंद्र जी कुछ ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेक्चर नहीं दे रहे हैं, ये उन्होंने खुद किया है कि जब भी उनके सामने एक सर्वाइवल वाली जैसी स्थिति आई, उन्होंने सर्वाइव से थ्राइव किया, और ना ही खुद थ्राइव किया बल्कि औरों को भी आगे बढ़ाया, औरों को भी एम्पावर किया। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ त्रिवेदी जी, आपके बहुत बड़े फ्रेंड, बोलते हैं कि आप जो रूट्स, मतलब जड़ों से आप आगे बढ़े हो, आप वो एक पेड़ हो जो कि लेमन ट्री जैसे हो, जहाँ पे काटे हैं बट बहुत खूबसूरत सी खुशबू, और बहुत अच्छा काम आपने किया है। आपको क्या लगता है कि व्हाट वी शुड बी डूइंग टू एक्सटेंड आवर सपोर्ट एंड एजुकेटिंग पीपल, कि हम आसपास लोगों को कैसे एजुकेट करें ताकि वो विमेन एम्पावरमेंट की तरफ देखें और उनको मदद करें आगे बढ़ने में? सर, एजुकेशन के ना कई क्राइटेरियाज हैं। जब हम इसको सेंसिटाइजेशन पे बात करते हैं तो फिर हम एजुकेशन पर आते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट सेंसिटाइजिंग पीपल। अभी तो लोग सेंसिटाइज भी नहीं होना चाहते हैं, तो गंभीरता तो बाद में लेंगे। आप उनको सेंसिटाइज करिए, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करिए। जब आपके साथ, और जरूरी नहीं है कि जी मेरे साथ भीड़ चल करके आएगी। मैंने नहीं सोचा था कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 25,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे या 25,000 मेल इकट्ठे हो जाएंगे। पता नहीं कैसे वो लोग वेबसाइट देखते चले गए और रजिस्ट्रेशन करते चले गए और उनको लगा कि हाँ ये अच्छा काम है, हमें जाना चाहिए। तो आप शुरुआत करिए 2 लोगों से। आप 2 लोगों से शुरुआत करेंगे, 200 अपने आप हो जाएंगे। सर, किसी ने कहा है कि मैं तो अकेला चला था, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो कारवा सबका बनेगा सर, आप चलते तो रहिए सर, आपको बस चलना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आगे बढ़िए और पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि जिस दिन आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आगे चलते रहे और पीछे मुड़ के देखेंगे, सडनली आप एक बहुत बड़ी भीड़ या कारवा, जैसा देवेंद्र जी ने कहा, पाएंगे
सो आगे बढ़ते हैं। सिमरन खितान जी पूछ रही है, सर डिड यू एवर फील लाइक गिविंग अप? कभी आपको लगा कि मुझे गिव अप करना है, ये ना हो पाएगा, मैंने आई कांट रियली चेंज द सोसाइटी? और अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ते गए आप? लोकेश जी, मैंने बीच में कहा कि मेरे को एक जगह जाकर के ये आभास आ गया था कि मुझे चुना गया है किसी चीज़ के लिए। तो जब इसी को कहते हैं आत्मबोध का ज्ञान होना, शायद इसी को कहते होंगे। मैं उसको ज्ञान रूपी भाषा में तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट हाँ, आई रियलाइज दैट फॉर व्हाट आई हैव मेंट। तो इवन मेरा बिजनेस भी छूट गया, मेरे पास सबवे की फ्रेंचाइजी थी, मेरा वो भी छूट गया। मेरा बत्रा हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि मैं पैशनेट अपने इस काम के लिए था जो मैं आज कर रहा हूँ। तो लाडली के लिए जब मैं इतना पैशनेट हुआ तो मुझे पता चल गया कि मेरा मन यहाँ लगता है, मेरा तन यहाँ लगता है, मेरा ध्यान यहाँ लगता है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि आप किस चीज़ के लिए चुने गए हैं, तो वहाँ पर भी मैंने एक लाइन लिखी है सर कि जब रास्ते पता चल जाएं तो सफ़र छोटा हो जाता है। तो जब आपको पता ही चल गया है कि आपकी मंजिल कहाँ है और आपको ये भी पता चल गया है कि आपके रास्ते भी कोई ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो आप गिव अप नहीं करेंगे, आप पहुँच जाएंगे, गिरते पड़ते पहुँचेंगे, बट पहुँचेंगे। तो इसलिए सर कभी गिव अप करने की जो है थॉट नहीं है। देवेंद्र जी, मेरी एक गुजारिश है आपसे कि अगर आप रोज एक कोट सोशल मीडिया में पब्लिश करें, आई एम श्योर बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। अभी बैठे बैठे आपने ऐसे इतने बढ़िया कोट्स दे रही है कि मज़ा आ गया। मतलब वेरी इंस्पायरिंग कोट, बहुत सिंपल बट बहुत बहुत पावरफुल। तो कभी आप इसके बारे में सोचिएगा या फिर एक किताब लिखिएगा कोट्स पे, कभी हम भी पढ़ेंगे कोट्स बाय देवेंद्र कुमार जी। सो आगे चलते हैं। अनिका जी का ये सवाल है कि हम पर्सनल लेवल पे कोई भी इनिशिएटिव कैसे शुरू करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को? अनिशा जी, इनिशिएटिव लेने के लिए आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा पहला कहा कि अगर आपको अपने नियर बाय में अगर लगता है कि वहाँ पर 5 बच्चियाँ बैठी हैं और आप उनसे जाकर के बात करिए, आप उनसे पूछिए कि उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर कितनी नॉलेज है। उनमें से 3-4 आपको ये बताएंगे कि हम पैड यूज़ नहीं करते हैं। तो आप उनसे बात करिए, आप उनको एजुकेट करिए, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। तो जब आप उनसे 5 लोगों से शुरुआत करेंगे ना, तो देखिएगा आपको एक इनिशिएटिव मिल जाएगा कि नहीं मुझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर लड़कियों को एजुकेट करना है। उसी में से 3 लड़कियां आपको मिलेंगी जो कहेंगी जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हो सकता है आपका दिल कहेगा कि नहीं मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है। तो आपका दिल आपको किस इनिशिएटिव में ले जाता है, ये उस बात पे निर्भर करता है, इस बात पे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका मन भी लगना चाहिए। कई लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं, कई लोग हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, कई लोग भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए काम करते हैं, कई लोग कपड़े बांटने के लिए काम करते हैं, कई लोग अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करते हैं, और वो सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका दिल क्या कहता है कि आपको क्या करना है, उसके लिए एक बार आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। एक बार जाकर के किसी अपने नियरेस्ट बस्ती में एक बार घूम के आइए, 2-3 बार सर्वे करिए कि वहाँ लोग कैसे जी रहे हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी ने। दोस्तों, एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम ना एक साथ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं, जबकि अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले से भी अगर आप पूछे जो सक्सेसफुली जिसने कॉन्कर किया माउंट एवरेस्ट को, वो भी पहला स्टेप बाय स्टेप ही वो चढ़ पाए हैं। तो अगर आपको जेन्युइनली रियली कोई भी अगर सोशल इनिशिएटिव करना है, कहीं जैसा इन्होंने कहा दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, अपने अड़ोस पड़ोस में झांकिए। और कहीं नहीं, मैं बोलता हूँ शुरुआत तो अपने घर के ड्राइवर, मेट, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड, इन सब से होती है। उनको आप ये ना ट्रीट करें कि हम उनको ऑलरेडी पैसा दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर उनको एक्स्ट्रा मदद चाहिए, आई थिंक ये बनता है हमारा कि हम उनको इज्जत दें, डिग्निटी दें और उनको एक जिंदगी के साथ होप दें, ताकि उनके बच्चे जब बड़े हो वो शायद कुछ और कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं देवेंद्र जी। अनुष्का जी ये पूछ रही है कि व्हाट यू थिंक अबाउट चाइल्ड मैरिज एंड विडो मैरिज एंड हाउ डू वी डील विद दिस? ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन उन्होंने किया और मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखिए, क्या होता है कि जब हम बात करते हैं डेवलपिंग नेशंस की और जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो जब एक डेवलप नेशन में, शायद जैसे अमेरिका में जब बच्ची पैदा होती है तो उसका संघर्ष जो है उसके पैदा होने से नहीं शुरू होता, क्योंकि उसको एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना, उसको हेल्थ के बारे में नहीं सोचना, उसके पेरेंट्स उसको देते हैं, उसकी सरकार उनको देती है। बट हिंदुस्तान में जब बच्ची पैदा होती है तो उसका संघर्ष शुरू होता है उसके पैदा होने से 5 महीने पहले, जब पता चलता है कि बेटी है। उस दिन से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वो पैदा होकर के आती है फिर उसकी लड़ाई होती है, क्योंकि घर में उसको इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है कि बेटे को तो बादाम मिल रहे हैं और बेटी को कुछ नहीं मिल रहा है। और करने वाला कौन? माँ। तो उस लड़की के साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस शुरू होता है उसके घर से। फिर जब वो बच्ची बड़ी होती है तो जैसे मैं चाइल्ड मैरिज की जब बात आती है तो बुंदेलखंड में चाइल्ड मैरिज का रीज़न ये भी है क्योंकि घरों में पानी नहीं है, तो माँ को लगता है कि लड़की को ब्याह दो, दूसरे गांव जाएगी तो कम से कम घर में एक व्यक्ति का पानी बचेगा। जब आप कोटा में जाते हैं तो क्योंकि ऐसी बच्चियां हैं
जो अपनी परिवार में सीमित हैं, पढ़ी नहीं हैं। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया है। 14-15 साल पहले कोई अपनी बच्चियों को पढ़ाता नहीं था। उनको सोशल सिक्योरिटी कहाँ से मिले? जब माँ काम पे जाती है तो उसकी टेंशन सबसे बड़ी ये होती है कि बच्ची पीछे से उसका ख्याल कौन रखेगा, उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। तो वो एक बड़ा कारण होता है कि उनकी चाइल्ड मैरिजेस कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि केसेस होते हैं जहाँ पर एक साल में जब एक बच्ची 3 बार प्रेग्नेंट होती है और माँ 3 बार उसका एबॉर्शन कराती है, तो वो क्या करे? क्योंकि ना कोई सरकार सोशल सिक्योरिटी दे रही है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिक्योरिटी दे रही है। मैं चाइल्ड मैरिज का कभी सपोर्ट नहीं किया, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ चाइल्ड मैरिज के। लेकिन हम बीइंग अ सोसाइटल पीपल, हम सोसाइटी के लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या हम उनको, उन बच्चियों को एजुकेशन दे सकते हैं, क्या हम उनको एम्पावर कर सकते हैं, क्या हम उनको नियर बाय में एक सेफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं जहाँ पर वो अपना टाइम व्यतीत कर सकें, वहाँ कुछ सीख सकें। तो वी आर लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक वो डेवलप होगा तब तक शायद इस जनरेशन को भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं। जैसे मैंने भुगता है, आज के लोग भुगत रहे हैं, बट कुछ ना कुछ लोग निकल करके आएंगे जो इस बारे में सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। बट चाइल्ड मैरिज इज अ ग्लोबल इशू, नॉट ओनली इन इंडिया। राइट, नहीं, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉक। बिल्कुल सही कहा आपने। एक आपके बहुत बड़े चाहने वाले हैं डॉक्टर विजय कुमार, वो कह रहे हैं कि देवेंद्र जी आपको सैल्यूट, आपने नेशनल यूथ अवार्डीज फाउंडेशन के फेडरेशन के बारे में नहीं बताया, तो उसके क्या फ्यूचर प्लान्स आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं यूथ के लिए। सर, जब मुझे भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से नवाजा था, तो उसके बाद एक थॉट आया कि देश में हर साल कम से कम 30-40 युवाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है, और पिछले कई सालों से ये चल रहा है। तो समाज में सेवा करे कौन? लोग अवार्ड लेकर के घर बैठ जाते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अवार्ड लेकर के घर में बैठे हैं। मेरा मानना है कि जिस दिन आपको सरकार या समाज ये सम्मान देता है, उस दिन आपकी स्पीड डबल हो जानी चाहिए। तो नेशनल यूथ अवार्डीज फेडरेशन का मैंने गठन किया इसलिए कि पूरे देश भर के ऐसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारकों को जोड़ सकूं, एक धागे में पिरो सकूं, और जो भी वो समाज का काम कर रहे हैं उसको, उसमें उनकी मदद कर सकूं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में उनको अवेयर कर सकूं, और ग्राउंड पर एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकूं। इसलिए मैंने किया। चलिए, बहुत बढ़िया, शुक्रिया डॉक्टर विजय कुमार जी याद दिलाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा से हमारे पास है अरूपंदना पति। ये उड़ीसा से हैं। बोलते ये भी आप ही की तरह इन्होंने पिछले 7 साल से एनसीसी और स्पोर्ट्स में बहुत सारे यूथ को ट्रेन किया है, और लास्ट 8 सालों से ये वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारा काम कर रहे हैं लोकली। पर इनको लगता है कि अब वक्त आ गया है शायद इसको और बड़ा करने का। तो कैसे मतलब ये इसको और बड़ा कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की मदद कर सकते हैं, महिलाओं और बच्चों को? सर, मैं रूपानंद जी को बताना चाहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हम वुमेन एम्पावरमेंट तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक कि हम लोगों की सोच ना बदल दें। टिल द टाइम वी कैन नॉट चेंज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, वी कैन नॉट ब्रिंग वुमेन एम्पावरमेंट। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट सोसाइटी क्रिएट करें, हम लोगों की सोच बदलने का काम करें। आज बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार्स करते हैं, ग्राउंड पर जाकर के लोगों की सोच बदलने का काम करते हैं। बदलाव हमेशा ऊपर से आएगा, प्रॉब्लम हमेशा नीचे से आती है। तो जो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, अगर वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ सोचेगी तो नीचे वाले लोग उसको अब ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करते चले जाएंगे। पहले सस्टेनेबिलिटी आएगी, फिर रिलायबिलिटी आएगी, फिर रेप्लिकेबिलिटी आएगी, और वो रेप्लिकेट होता चला जाएगा। सब बिल्कुल होता चला जाएगा। आप देखिएगा कि हम बात करते हैं कि अमेरिका डेवलप्ड नेशन है, वो डेवलप्ड नेशन अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं है, वहाँ के लोगों की प्रोग्रेसिव सोच की वजह से डेवलप्ड है वो। अदरवाइज हम लोग जिंदगी भर डेवलपिंग नेशन बनते रह जाएंगे, हम डेवलप नहीं बन पाएंगे। तो हमारे को फोकस करना चाहिए कि हम कोई भी विचार जो समाज में नीचे तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे फैशन आता है सर, फ्रांस से फैशन आता है, मुंबई से आता है दिल्ली, और दिल्ली से फिर छोटे छोटे राज्यों में जाता है, क्योंकि मालकिन को देखती है मेड की, अच्छा वो ऐसा पहन रही है तो मैं भी ऐसा पहनूंगी। तो जब मालकिन है या जो प्रिविलेज सोसाइटी है, जब वो अच्छे काम करना शुरू कर देगी, अच्छी सोच के साथ अपने आप में परिवर्तन लाना शुरू करेगी, तो वुमेन एम्पावरमेंट जब ऊपर आना शुरू होगा तो नीचे ऑटोमेटिकली डेवलप होता चला जाएगा। लेकिन नीचे जो अंडर प्रिविलेज या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स थोड़ी दूसरी हैं, और उसको खाली सरकार अकेले केटर नहीं कर सकती। उसके लिए सोसाइटी को आना पड़ेगा और सबको हाथ मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सोच बदलना बहुत जरूरी है, वरना हम सिर्फ बातें करते रहेंगे। और जैसा इन्होंने कहा, अगले 50 साल बाद भी कोई और इस मंच पे बैठा होगा और जो फिर से वही बात कर रहा होगा, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन। तो अगर हम लोगों को डेवलपिंग से ING निकाल के डेवलप करना है, तो आई थिंक सबसे पहले जरूरी है हमारी सोच बदले, इकॉनमी, बाकी सब चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हर्ष गुप्ता जी का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि सरकार को जो है रिलीफ प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर परचेजिंग सेल्फ डिफेंस वेपन्स
to let women protect themselves from molesters and criminals, etc.? नहीं सर, ये गंभीर विषय है, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉज होते हैं। अगर आप सभी महिलाओं को हथियार दे देंगे तो बहुत उसके गलत परिणाम भी आ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको जब ये पता चलता है कि उनके पति की अच्छी खासी हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस हो रखी है, तो वो जो है जहर दे देती हैं, क्योंकि उनके कहीं अफेयर चल रहे थे, कहीं कुछ हो रहा होता है। और ऐसे पुरुष भी हैं जो प्लान्ड वे में अपनी बीवी का इंश्योरेंस करा देते हैं और कुछ ना कुछ सुसाइड या कुछ ना कुछ एक्सीडेंट दिखा देते हैं। तो ये हथियार और ये सब चीज़ें सर सॉल्यूशन नहीं है। हमें पीसफुल तरीके से मेंटल लेवल को डेवलप करना है सर, तभी क्राइम भी कम होएंगे और तभी समाज में बदलाव भी आएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मोलाई जी का कहना है कि उनको आपकी सादगी और आपकी ह्यूमिलिटी बहुत अच्छी लगी, और उनको ये भी लगता है कि बहुत कुछ उन्होंने आज सीखा है आपकी टॉक से, आपकी बातचीत से। अब ये कहना चाहते हैं कि अगर ही वांट्स टू नो अगर श्याम स्टील का कोई CSR है, सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्याम स्टील जो है बहुत ही इंगेज है CSR एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं श्याम स्टील। और ये एक शो भी उसी एक रास्ते की तरफ एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं अगर हम इन शोज़ के द्वारा ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ के द्वारा अगर आपकी सोच बदल पाए हम, तो ये भी एक श्याम स्टील का एक तरीके से CSR इनिशिएटिव ही है, और बहुत सारा काम करते हैं। आप उनकी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको उनका CSR पेज दिखेगा और वहाँ पे बहुत कुछ जान सकते हैं श्याम स्टील के CSR इनिशिएटिव के बारे में। आगे बढ़ते हैं सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोज मोटिवेट करती है, अगर एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करना पड़े तो? सर, रात को जो काम पेंडिंग छोड़ के आता हूँ ना सर, वो अगले दिन जाने के लिए मजबूर कर देता है। तो रात को जितना काम करता हूँ उसमें 2 चीज़ें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता हूँ, और अगले दिन ललक रहती है कि सबसे पहले जाके उनको ख़त्म करो। चलिए, बहुत बढ़िया। सुभाष सराफ जी का ये सवाल है कि हाउ डू यू मैनेज फंड्स टू रन योर फाउंडेशन, क्योंकि वो भी एक NGO चला रहे हैं, पर हमेशा पैसों की बड़ी मारामारी रहती है, तो बहुत सारे काम नहीं कर पाते वो। सर, आप लोगों से पैसे मत मांगिए, आप लोगों से उनके हाथ मांगिए। पहला साल आपको दिक्कत आएगी, लेकिन पहले साल में जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे अपने हाथों के साथ, वो दूसरे साल में सामान लेकर के आएंगे। फिर दूसरे साल में जब वो सामान लेकर के आएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी आप में आ जाएगी कि नहीं, ये क्रेडिबल संस्था है और ये वाकई में ग्राउंड पे काम करती है। वो तीसरे साल में आपके लिए फंड भी लेकर के आएंगे, आपको राय देंगे कि ये ग्रांट निकली हुई है, ये CSR है, ये है। तो इस तरीके से ही सर हम लोग करें। हमने 5 साल बहुत संघर्ष किया, लेकिन जैसा मैंने बताया, एक मेरे मित्र थे जो मेरे किसी भी सोशल वर्क को जब मैं उनके सामने प्रपोज करता था तो वो उसके लिए सामान मुझे दिया करते थे, और हमने इसी थ्योरी को अपनाया। लेकिन आज हम CSR पे काम करते हैं। कई बड़ी कंपनीज जिसमें कई PSUs हैं और इंटरनेशनल ग्रांट्स शामिल हैं, हम उसके लिए एलिजिबल हैं और हम वहाँ लेते हैं, और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस मिलते हैं अधिकृत रूप से, उससे अपनी संस्था को रन करते हैं, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। एक और सवाल है कि आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? हर कोई बात कर रहा है वी शुड एम्पावर वुमेन, वी शुड डू थिंग्स टू एम्पावर वुमेन, बट मुझे तो मेरा ये मानना है कि वुमेन आर फार सुपीरियर देन मेन। देन व्हाई आर वी कीप टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट? व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? सर देखिए, हम लोग ये भूल चुके हैं कि हमारे वेदों में ये बताया गया है कि जो महिला है, जो नारी है, वो शक्ति का रूप है। हमने या एक पर्टिकुलर सेगमेंट ने, सोसाइटी ने पुरातत्व काल में उसको डोमिनेट करने के लिए स्ट्रेटजी रची, क्योंकि सबको पता था कि अगर ये पढ़ लिख गई और इसको अगर ज्ञान आ गया तो ये लीड करेगी। और महिलाएं शक्ति का रूप हैं, दे आर एम्पावर्ड। आप सोचिए कि दे आर नॉट, बट दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ सम सोसाइटल इश्यूज, जैसे हेल्थ केयर का इशू है। अब मैं छोटी सी एक बात कहता हूँ कि जब घर में एक महिला जो पहले खुद बहू होती है और जब वो बाद में सास बनती है, तो जो पहले वाली बहू है उसके साथ अत्याचार वही क्यों करती है? उसे तो कम से कम ये समझना चाहिए ना कि यार, जब मैं ये वाला दौर गुजर चुकी हूं तो कम से कम इसके लिए ना हो। लोग कहते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो मेन करते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी करती है। नो, ये जरूर है कि जब एक लड़की रात को घर से बाहर निकलती है और उसको डर लगता है कि हाँ मेरे को कोई छेड़ देगा या मेरा कोई रेप कर लेगा या मेरे को कोई जान से मार देगा, तो वहाँ उस सोच के लिए आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि उस वक्त उस लड़की के साथ अपराध करने वाली महिला नहीं होती, आदमी होता है। लेकिन जब घर में एक माँ अपनी बच्ची को खेलने के लिए गिट्टे देती है और बेटे को बैट बॉल देती है, तो आप उसे इनइक्वालिटी कहते हैं, मैं उसे जेंडर बेस्ड वायलेंस कहता हूँ।
जब एक माँ अपनी बच्ची को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कमरे में बंद कर देती है, उसे खाना नहीं देती है, उसे घर के परिवार वाले लोगों से मिलने नहीं देती है, आप उसे इनइक्वालिटी कहते हो, मैं उसे विक्टिमाइजेशन कहता हूँ। तो वो कौन कर रहे हैं? तो विमेन एम्पावरमेंट कब आएगा, या विमेन एम्पावरमेंट है क्या? जब मेल और फीमेल दोनों इक्वल तरीके से सोचेंगे तभी इक्वलिटी आएगी। ये नहीं कि हम ये कहते हैं कि जी आदमी अगर सुधर जाएंगे तो औरतों का भला हो जाएगा। नो नो, ऐसा नहीं है सर। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा और दोनों को मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में, जैसे मैंने पहले बताया, कि विमेन आर नॉट स्ट्रगलिंग जस्ट फॉर राइट्स, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर हेल्थ केयर, देयर एजुकेशन, दे आर बीइंग विक्टिमाइज्ड। देयर आर गर्ल्स जिनको उनकी मदर 2 महीने तक नहाने नहीं देती चूड़ियों में, घर में ताले में बंद करके रखती है। क्यों? कि वो लड़की जो है गंदी रहे, उसमें से बदबू आए, ताकि पड़ोसी उस लड़की पे अटेम्प्ट ना कर ले। अब इस तरीके की अगर एक लड़की स्ट्रगल कर रही है और एक माँ उसको अगर इस तरीके से बचा रही है, तो उसमें किसका दोष है? क्या उसमें पुलिस का दोष है? नहीं, उसमें हम सब लोगों का दोष है। हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अगर मैं सामने खड़ा हूँ और मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ, बच्ची के साथ या महिला के साथ अपराध कर रहा है, तो मैं चुप हूँ या मैं बोल रहा हूँ? इवन अगर एक महिला अपराध कर रही है, एक महिला के साथ अगर बच्ची को खाना नहीं दे रही है और बेटे को खाना दे रही है बढ़िया सा, तो क्या मैंने वहाँ टोका उसे? क्या मैंने रोका? या मैंने ऐसा कौन सा एक्ट किया कि मैं उस बच्ची के लिए कुछ कर पाऊँ? तो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू और एक ग्लोबल इशू है, तो इस पर सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और ये दोस्तों, ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है, और जैसा देवेंद्र जी ने कहा, इसकी शुरुआत हमारे घर से होती है। हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हम बाहर सब कुछ ढूंढ रहे, जबकि हमारे घर में ही इसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर हर घर, हर परिवार अगर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दे, अपनी सोच बदलना शुरू कर दे, टोकना शुरू कर दे अगर कुछ गलत हो रहा है घर पे, भले ही वो माँ करे या पिता करे या कोई भी करे, डजंट मैटर, आई थिंक चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। वरना ये ऐसे ही चलते रहेगा और हम बातों से खुश होंगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, और बस शो के बाद हम फिर से जो है अपने वापस रूटीन जो भी हम काम करते हैं उसमें जुड़ जाते हैं। सो मदन खेमका जी जानना चाहते हैं कि लाडली फाउंडेशन का वेबसाइट क्या है और कौन से नंबर पे वो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं? सर, लाडली फाउंडेशन का फेसबुक पर पेज है, ब्लू टिक के साथ पेज है, लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट आप डालेंगे। वेबसाइट हमारी ladlifoundation.com है सर, आप इस पर बिल्कुल आ सकते हैं। और आप लोगों की दुआओं की वजह से जो ग्रास रूट पर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों ने इतना काम किया कि हम कई इंटरनेशनल लोग भी हमसे मोटिवेट हुए, और अब लाडली फाउंडेशन यूएसए में भी रजिस्टर हो गई है सर, न्यू जर्सी में भी रजिस्टर है सर। तो सभी लोग मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं, और लाडली फाउंडेशन के काम आप वेबसाइट पर देख सकते हैं और वहाँ से हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमारा सारे लिंक उस पर दिए गए हैं सर। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। कोई एक आखिरी मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, ताकि ना उनका एक क्लिक हो के हाँ यार कुछ तो करना है? ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है सर, मैंने उसको कोर्ट में कहा है सर। 2 हैं सर, दोनों को मैं बोल देता हूँ कि यू मे नॉट हैव रिसीव मच इन योर लेगेसी, बट द सोसाइटी विल bequeath you with greater things, be willing to accept। और दूसरा सर, जो अभी कई सारे लोग कह रहे थे कि हम थक जाते हैं या हमें डर लग जाता है, हम कैसे करें, क्या करें, तो देखिए हर किसी को कोई ना कोई गाइडेंस फोर्स चाहिए होती है, बट ऐसे भी लोग हैं जिनको गाइडेंस फोर्स नहीं मिलती है। तो जब हम महाभारत में जाते हैं तो अर्जुन का भी एग्जाम्पल आता है और एकलव्य का भी एग्जाम्पल आता है। तो अर्जुन क्योंकि कौरव खानदान से थे तो उनको प्रिविलेज थी, और उन्होंने अपने गुरु से इतना सीखा, इतनी ख्याति प्राप्त कर ली कि वो सर्वोत्तम हो गए। एकलव्य भी था। तो सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ और यहाँ 2 लाइनें कहता हूँ कि विरासत में कुछ ना मिले तो कृतज्ञ बन, विरासत में कुछ ना मिले तो कृतज्ञ बन, और समाज के द्रोण कुछ ना दें तो एकलव्य बन। तो आपको कुछ मिला है या नहीं मिला है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। आप अवेल करना चाहते हैं या आप गेन करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अवेल भी कर सकते हैं, आप गेन भी कर सकते हैं, आप कौन सा पेन लेना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप अंडर प्रिविलेज्ड हैं तो आई नो कि आप अवेल नहीं कर सकते, बट गेन वाला ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है उसके लिए, क्योंकि नो पेन नो गेन। थोड़ा दर्द जरूर होगा बट आप गेन जरूर करेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। और मुझे आपका ये कोट भी बहुत पसंद है कि सोसाइटी इज द कैनवस, आप डिसाइड करो आपको उस पर क्या पेंट करना है। या सर, बहुत से लोग जो पूछ रहे थे कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, तो सिंपल है सर, सोसाइटी इज लाइक अ कैनवास, इट्स यू।
who need to paint it beautifully. समाज है, आप जो लिखेंगे ना वो लिखता चला जाएगा और वो साक्षात होता चला जाएगा. आप 5 बच्चों को पढ़ाने की कोशिश तो करिए, देश एजुकेट हो जाएगा. आप 5 महिलाओं की हेल्थ पे ध्यान तो दीजिए, देश की सारी महिलाएं हेल्दी हो जाएंगी, हेल्थ कंसर्न खत्म हो जाएंगे. 5 लोग मास्क लगा के तो देखिए, पूरे देश से कोरोना भाग जाएगा. और कोरोना के साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस और दूसरी जो एयरबोर्न और ट्रांसफरेबल डिजीज है ये भी भाग जाएंगे. तो सर सोसाइटी इज अ कैनवास, आप जो लिखना चाहते हैं आप लिखिए, बस आपको लिखना तो पड़ेगा सर. राइट. सो देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जर्नी शेयर करने के लिए, लाडली फाउंडेशन के बारे में बताने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए. फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक श्याम स्टील की तरफ से हम सब बहुत बहुत आपके लिए दुआ करेंगे, लाडली फाउंडेशन के लिए दुआ करेंगे और यही चाहेंगे कि आप और इससे भी और आगे बढ़े, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाएं और ऐसे ही हम लोगों को इंस्पायर करते रहे. सो दोस्तों, आपने अभी भी सुना और जैसा इन्होंने कहा कि सोसाइटी इज़ अ कैनवस. आप डिसाइड करो आपको क्या पेंट करना है. आपको उसमें कंप्लेन, क्रिब या क्राई करना है या फिर आपको कुछ बहुत खूबसूरत उसमें बनाना है, वो आपके ऊपर है. क्योंकि ब्रश आपके पास है, आपकी ब्रश आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं है. और कोई भी ज़बरदस्ती आपसे उस ब्रश से कुछ और पेंट नहीं करा सकता है जब तक आप उसको परमिशन ना दें. सो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से रविंद्र जी आपका. मैं श्याम सिंह का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे इनिशिएटिव फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक, जहाँ पे आप घर बैठे ऐसे इंस्पायरिंग, इंटरेस्टिंग लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. और आई एम श्योर कि आज जो भी आपने सीखा है, सुना है, इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा अगर आप इसका प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट करें. मैं आप सब व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. हर एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया. और मेरे अगला एपिसोड जो हमारा आएगा वो एक और अलग सोच लेके आ रहे हैं. हम एक ऐसे शख्स को लेकर आ रहे हैं जो कि थिएटर से जुड़े हुए हैं, अतुल सत्य कौशिक, और जो हमारे साथ शेयर करेंगे कि भगवत गीता के थ्रू कैसे आप अपनी ज़िंदगी के हर सवालों के जवाब पा सकते हैं. और ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है बल्कि इट्स लाइक अ गाइड. सो हम बात करेंगे अगली एपिसोड में अतुल जी के साथ. जाने के पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और प्लीज़ अपना वैक्सीन लगवाएं. मैंने भी 2 डोज लगवाए, मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ. अफवाहों पे ध्यान ना दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ जाते जाते, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें. नमस्कार. थैंक यू सो मच रविंद्र जी, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. थैंक यू. आपने मौका दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू सर.